सारी क्लियर? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था आपका लास्ट क्लास में? केमिकल काइनेटिक्स चला ही था बस, एक ही बार था। केमिकल काइनेटिक एक और ही इस इक्वेशन तक बता दिया था क्या मैंने? फर्स्ट ऑर्डर थोड़ी बताया था कि बता दिया? तो बता दी सर आपने। आरएनएस इक्वेशन बता दी सर। और उसके आगे तक सर क्वेश्चंस एक क्वेश्चन भी करवाया था उसका। ये वाला? बस यही था क्या लास्ट आपका, ये वाला? यस सर। हाँ सर। यस सर। उसके बाद का नहीं यस पता? सर। यही है ना ताप का प्रभाव? यही था राइट? क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अच्छा, इसको किया फिर आपने सॉल्व? ताप का प्रभाव 53.5 क्या आया? 53.5 किलो जूल। बिल्कुल। देखो इस इक्वेशन में वही लगाए हुए हैं आप, log k2 अपॉन k1। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको? 2.303 ये अपॉन 2.303 r, राइट? t2 माइनस t1 अपॉन क्या कर दूं मैं, t1 t2। हाँ जी। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये निकालना है तो क्या करोगे आप? अच्छा, log k2 बाय k1 कितना आ रहा है यहाँ पर? डबल बोल रहा है ना वो? क्या दिया है इसने? k2 इज इक्वल्स टू क्या, 2k1। तो यहाँ आ जाएगा क्या, log 2 आ जाएगा क्या, log 2 और इधर आ जाएगा ये, और 2.303 r की वैल्यू किस में रख दूं मैं? अगर जूल में आंसर चाहिए तो 8.31, किलो जूल में चाहिए तो 8.31 इंटू 10⁻³ r की वैल्यू 8.31 इंटू 10⁻³ किस में हो गया ये? किलो जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। हाँ जी, तो इधर लिख दिया 8.31 इंटू 10⁻³ हाँ जी। T2 कितना दे रखा है? T1 कितना है यहाँ पर? 300। 300 यानी 300 प्लस कितना, 273, 573 केल्विन, राइट? हाँ जी। यस सर। और T2 कितना हो गया? 310 प्लस 273 यानी कितना, 583। ठीक है, 583। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये तो डिफरेंस तो 10 ही आएगा दोनों का, और अपॉन नीचे 573 मल्टीप्लाई बाय 583। क्लियर सबको? क्या निकालना है आपको? ये 2.303 log 2 का मान 0.3010, 8.31 इंटू 10⁻³ इंटू 573 इंटू 583। क्लियर सबको यहाँ तक? और अपॉन क्या करना है आपको? 10 खाली। ये कितना है आपका 50, यही किया था कैलकुलेशन आपने? हाँ जी बच्चों।
केल्विन में चेंज किया था क्या नहीं किया इसको? हाँ जी, केल्विन में चेंज किया या नहीं किया? सर मैंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया बेटा? केल्विन में तो चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट? हाँ जी बोलो, आया कि नहीं आया है समझ में सबको? आ गया सर। हाँ जी, कितना आ रहा है इसका देखो जरा, कैलकुलेट करके जल्दी से। 19.17 किसमें? किलो जूल, राइट? हाँ जी, क्लियर सबको? वन 191 सॉरी 191.7 अच्छा 191 आ रहा है। राइट? हाँ जी, ये आंसर। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चंस। आपके पैकेज में भी है ऐसे बहुत क्वेश्चंस। ओके, हाँ जी। एक क्वेश्चन आपके पैकेज का बताऊं मैं आपको? हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ वही सारी है मेरी सबको। आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? क्लियर? ओके, हाँ जी। यस सर। अब बताओ, आपके पैकेज का कोई क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड। आपने किए थे क्या अपने पैकेज के क्वेश्चन कि नहीं किए? बताओ, किए थे? तो सर सॉल्यूशन ही रह रहा है। केमिकल काइनेटिक का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। टेम्परेचर के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पैकेज। कौन सा चैप्टर? सेकंड लास्ट है। देखो ये दो भिन्न तापों पर एक अभिक्रिया के लिए, ये दो भिन्न अभिक्रियाओं के लिए, दो भिन्न अभिक्रियाओं के लिए K1 व K2 के मान, K1 तथा K2 के मान क्रमशः कितने कितने दिए? 10⁻16 एक्सपोनेंशियली -2000/t तथा 10⁻15 एक्सपोनेंशियली -1000/t है। किस ताप पर ये पूछ रहा है, किस ताप पर K1 बराबर K2 होगा? किस ताप पर K1 और K2 के मान क्या होंगे? बराबर। ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 केल्विन, दूसरा है 2000 केल्विन, तीसरा है 1000/2.303 केल्विन और चौथा है 2000/2.303 केल्विन। ये चार ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया कि दो अभिक्रियाएं K1 और K2 क्या बोला है उसने? बराबर। किस ताप पर होगा? ताप का मान क्या होगा इस पर ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ जी, बताइए।
हाँ जी सर सेकंड होगा क्या? किया तुमने, सॉल्व किया? देखो पहले लॉग दोनों इक्वल, अपॉन आपको पता है क्या k बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियली माइनस ई अपॉन आर टी। सर तो ये किसका मान है, 1000, ये बाय आर का मान है नहीं, कैसे ई बाई आर का? ई बाय आर का मान, राइट। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वल रख देते हैं, k1 बराबर k2। क्या रखूं मैं, इसकी जगह 10 की घात 16 एक्सपोनेंशियली माइनस क्या रखूं मैं, 2000/t, राइट। और इसकी जगह 10 की घात 15 एक्सपोनेंशियली माइनस 1000/, 1000 दोनों का क्या ले लूं, लॉग। सर पहले तो लॉग किसके टर्म में ले लूं मैं, 2.303 की टर्म में। क्या आ जाएगा बताओ, 2.303 लॉग 10 की घात 16 माइनस 2000/t बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा 2.303 एक्सपोनेंशियली माइनस ई अपॉन आर टी का लॉग क्या होता है, माइनस ई अपॉन आर टी होता है ना। तो 2.303 लॉग 15 माइनस 1000/t। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको ये क्या आ जाएगा बताओ, 2.303 डिवाइड कर दूं मैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, लॉग 10 की घात लॉग 16 माइनस 2000 अपॉन 2.303t, और इधर भी लॉग 15 माइनस 1000/2.303। क्या ले लूं मैं, सर लॉग से 10 कर की लूं, पावर 15 है। उसको उधर ट्रांसफर कर लूं, क्या हो जाएगा, 10 की घात 16 16 हो जाएगा, माइनस 15 और उधर 2000 ले जाओ, 2000/2.303t माइनस 1000/2.303t। हाँ जी, ये हो गया 1 और ये हो गया 2000/2.303t, और t आ गया आपका क्या, 1000, 1000 सॉरी डिफरेंस आएगा ना, तो 1000/2.303 किस में आया ये आंसर। चलो, जो भी मैक्सिमम गलती हुई होगी ना, कई बच्चों के 1000 केल्विन आए हो, पर ध्यान रखना वो किसकी बेस में है, ई की बेस। केल्विन में आंसर निकालना है आपको। क्लियर है एकदम, बताओ सारे स्टेप। आपने इस स्टेप का क्या किया, दोनों तरफ लॉग ली। बोलो आया क्या, हाँ जी सर यस सर। एकदम क्लियर है ये, आ गया सबको समझ में, हाँ जी। एक्टिवेशन एनर्जी का बता दी मैंने, क्या होती है बताओ, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा आरेख वक्र, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख वक्र। बताओ क्या होता है, एक पद की अभिक्रिया ले ली मैंने, बताओ कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी या छेपी। ऊष्माशोषी अच्छा, चेपी सर रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट।
बताओ अभिकारक की ऊर्जा अधिक है या उत्पाद की? अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है। फिर और इन दोनों का अंतर ये क्या कहलाता है? डेल्टा एच। क्लियर? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. सक्रिय ऊर्जा यही है ना, सक्रिय ऊर्जा? यस सर। आवश्यक कौन सी? ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। और सक्रिय ऊर्जा क्या कहलाती है? अभिकारकों को संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के लिए करने आवश्यक के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, ये है सक्रिय ऊर्जा। ये क्या? ये ई। और ये है ऊर्जा और अभिक्रिया दर में ग्राफ। तो देखो इधर, अब ये बताओ अभिकारकों को सक्रिय ऊर्जा, अभिकारकों को संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा। यही है ना सक्रिय ऊर्जा? और ये ऊर्जा कौन सी है? अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा है। कौन सी? ये वाली। और अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए कुल कितनी ऊर्जा चाहिए? अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए कुल ये वाली ऊर्जा चाहिए। सक्रिय ऊर्जा और औसत गतिज ऊर्जा। और ये है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? एवरेज। और इन दोनों का योग कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा। क्या कहलाता है? दहली ऊर्जा। ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की। और इससे ये वाली है ना, और ये औसत गति। तो अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए उनके पास? दहली ऊर्जा के बराबर। और दहली ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग होती है? औसत गतिज ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जाओं का योग। ई मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मैं अगर आपको सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा बोलूं तो क्या होगी परिभाषा? अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित नहीं संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। यस, अभिकारकों को संक्रमण अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा। ये कहलाती है बेटा संक्रमण वो सक्रिय ऊर्जा। और दहली ऊर्जा कौन सी है? अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा का मान। अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्या? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मान क्या कहलाता है? दहली ऊर्जा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ सक्रिय ऊर्जा क्या, कि अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा का मान। अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा का मान। खुद के पास भी तो होती है ना कुछ ऊर्जा। दहली ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं का योग होगी? सक्रिय ऊर्जा और औसत गतिज ऊर्जा। यस, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा और किसका योग? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, रिएक्टेंट की, और ये यानी सक्रिय ऊर्जा। क्लियर है सबको ये वाली बात?
सक्रिय ऊर्जा अभिकारक किरणों कैसे प्राप्त करते हैं? आपस में संघट्य टक्करों के द्वारा। आपस में संघट्य टक्करों के द्वारा। ये वाली बात क्लियर है सबको? यस सर। जिस कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो दर निर्धारक पद कौन सा होता है? जो सबसे धीमा होता है। जो सबसे धीमी गति का पद वही होता है दर निर्धारक, स्लोएस्ट। ठीक है, धीमा जो पद होता है वही क्या कहलाता है? दर निर्धारक पद। हाँ, इतना क्लियर है सबको? हाँ जी। इसे कौन सा स्टेप दो पद की अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख दो? एक अभिक्रिया जो दो पदों में संपन्न होनी है, दो पदों में। और इस अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया था? ऊष्माक्षेपी या शोषी जो अभी बनाया? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे पहचाना तुम? अभिकारकों की ऊर्जा अधिक है किससे? प्रोडक्ट। क्लियर सबको? ओके। हाँ जी। दो पदों में संपन्न होने वाली एक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख वक्र। एक अभिक्रिया जो कितने पदों में संपन्न हो रही है? दो पद। तो उसमें एक मध्यवर्ती होगा क्या? यस सर। बताओ कौन सा पद स्लो है? पद पहला, सेकंड वाला। आर पी। ये कौन हो गया? आई, इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती। तो पहले तो क्या हुआ? पहले पद में आर किस में बदला? आई। आई में। दूसरे पद में क्या होगा? आई आई किस में बदला? पी में। बताओ कौन सा पद स्लो है? सेकंड वाला। सेकंड अच्छा, वाला। कैसे पता चला आपको? किरण ऊर्जा ज्यादा है ना सर? किसकी? नहीं शायद, पता नहीं। कुछ समझ आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ? दूसरे पद की ऊर्जा सक्रिय ये वाली है, शुरू से थोड़ी हाँ। देखोगे। दूसरे पद के लिए अभिकारक कौन है? आई। इंटरमीडिएट। आई। इंटरमीडिएट। ये फर्स्ट हो गया, ये कौन सा? सेकंड। बताओ कौन सा स्लो है ऐसे स्टेप? सेकंड। फर्स्ट। सेकंड वन। अभी भी सेकंड ही बता रहे हैं। अरे कौन सी सक्रिय सर ऊर्जा फर्स्ट। ज्यादा है ये बताओ। ये फर्स्ट ज्यादा है या ये सेकंड ज्यादा है? फर्स्ट। फर्स्ट ज्यादा है ना? जिस सर। स्टेप की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होगी वो स्टेप क्या होगा? स्लो। धीमे। स्लो। अतः प्रथम पद क्या होगा? स्लो। निर्धारक पद। स्लो। इसको बोलते हैं दर निर्धारक। अभी बताऊंगा मैं क्यों बोलते हैं। क्लियर सबको? स्लोप स्टेप कैसे देखा आपने? सक्रिय ऊर्जाओं के क्रमागत मान देखे, कौन सा कम नजर आ रहा है, कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है? फर्स्ट वाला। क्लियर सबको? क्या बोल दूंगे? बहुपदीय अभिक्रिया में जिस पद का सक्रिय ऊर्जा अधिक होगी, सक्रिय ऊर्जा सबसे अधिक होगी,
वह सबसे धीमा पद होगा, राइट। हाँ जी, वही पद क्या होगा, सबसे सबसे धीमा। धीमा पद होगा, ठीक है, जिसे दर निर्धारक पद कहते हैं। बोलो, आया क्या आपको? हाँ जी, इतना समझ में आया सबको? क्लियर ये वाली बात कि नहीं? यस सर। है सर। यस सर। गुड। अब मैं बता रहा हूँ मैक्सवेल वोल्टजमान ऊर्जा वितरण आरेख। मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख। देखो इधर, किस किस में, वही ऊर्जा और अभिकारकों के मोल प्रभाज। डेल्टा एन बाय एन क्या है, अभिकारकों की मोल प्रभाज। अणु प्रभाज बोल दो या मोल प्रभाज। और यहाँ क्या लिखा मैंने, ऊर्जा। अच्छा, जिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया दो भिन्न तापों पर अभिक्रियाओं के मोल प्रवाह तथा ऊर्जा के मध्य ग्राफ, दो अलग अलग ताप, यस सर। ठीक है, एक T1 ताप पर एक T2 ताप, दो भिन्न तापों पर एक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों के मोल प्रवाह तथा ऊर्जा के मध्य आरेख। क्या कहलाता है, मैक्सवेल वोल्टजमान वितरण आरेख कहलाता है, ठीक है। देखो, दो अलग अलग ताप पर बनाया, सबसे पहले एक T1 ताप पर बना देते हैं। T1 ताप पर ही आया, ये वाला। अब एक बना दिया मैंने T2 ताप, ये वाला। एक और बनाते हैं, यही नहीं, दूसरे तरीके से। हाँ, अब देखो ये किस पर लिखा है मैंने, जो ग्रीन वाला है, T1 और ये ले लिया मैंने T2 ताप, T2 और ये ले लिया मैंने सक्रिय ऊर्जा, ये वाला मान। कौन सी ऊर्जा ले ली है यहाँ पर, सक्रिय ऊर्जा, ये। अच्छा, सक्रिय ऊर्जा अभिकारकों की कुल अणु जिनकी, इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है, मूल प्रभाज के बारे में, राइट। अब दो अलग अलग ताप पर, T1 ताप पर ऐसे अणुओं का मोल प्रभाज जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है, कौन सा होगा, इस ग्राफ का एरिया, ये वाला। इस ग्राफ का एरिया कितना आ रहा है, इसको काउंट करना जरा। इसको ले लेता हूं मैं, ए बी सी और डी। ये एरिया क्या बताता है, ये वाला एरिया क्या बता रहा है, ऐसे अणुओं का मोल प्रभाज जिनकी कुल ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के बराबर, जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर। सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक।
अधिक है। और T2 ताप पर ये प्रभाज हो गया, ये पूरा इस ग्राफ का एरिया पूरा कहां से, T2 ताप पर ये प्रभाज कौन सा आएगा, ए, ई, एफ और डी का एरिया। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है, अभिकारकों के अणुओं का मूल प्रभाज, अभिकारकों के अणुओं का मूल प्रभाज। तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का मूल प्रभाज कौन सा है T1 ताप पर, ABCD का एरिया, ABCD का T1 के लिए ABCD। और T2 ताप पर कौन सा एरिया है, AEFD का एरिया, AEFD का एरिया। बोलो आया कि नहीं आया, Yes, sir. दो अलग अलग ताप पर। मैं बोल रहा हूँ T1 ताप पर ऐसे अणुओं का मोल प्रभाज, अभिकारकों के अणुओं का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जिनकी ऊर्जा क्या, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक, बराबर है या उससे अधिक है। अधिक। वो बताता है किसका एरिया, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, ABCD। और ऐसा ही मैं किसके लिए ले लेता हूँ बेटा, T2 ताप, T2 ताप के लिए। T2 ताप पर क्या हो जाएगा बताना जरा, AEFD का एरिया। A, E, F और D का क्षेत्र, राइट। बोलो आया क्या, ये इसको T ताप पर बोल देता हूं मैं, और इसको क्या बोल देता हूँ, T+10 केल्विन पर। कितना डिग्री बढ़ा दिया मैंने, 10 डिग्री। 10। तो आपको कुछ लग रहा है अंतर, किस पर मूल प्रभाज ज्यादा है, AEFD T2 ताप पर, मतलब T+10। ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे अणुओं का प्रभाज बढ़ जाएगा, 10 डबल हो गया, देखो T+10 पे, सर। है ना। कम ऊर्जा रखने वाले अणु कम हो गए और अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु अधिक हो गए। ज्यादातर अणु कहां शिफ्ट हो गए, राइट हैंड साइड। Yes, sir. तो आरएनए समीकरण में एक्सपोनेंशियली -E/RT क्या बताता है, ये बताता है ऐसे अणुओं का प्रभाज जिनकी कुल ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा या उसके बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, अभिकारकों के T ताप पर अभिकारकों के अणुओं का मोल प्रभाज जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे क्या है, अधिक है। क्या बताता है ये, एक्सपोनेंशियली -E/RT, यही बताता है ये वाला कर्व। ठीक है, आरएनए समीकरण में ये लिखते हैं ना अपन, क्या, एक्सपोनेंशियली -E/RT। तो ये क्या बताता है आपको, ये वाला मान ये बताता है ऐसे अणुओं का प्रभाज जिनकी कुल ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उनसे क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। यदि आ रहा है एक्सपोनेंशियली -E/, फॉर एग्जाम्पल अपॉन RT का मान आ रहा है 1, इसका मतलब क्या है, सक्रिय ऊर्जा एक, मतलब मोल एक है, मूल प्रभाज एक है। मूल प्रभाज ऐसे अणुओं का प्रभाज एक है जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर है उससे अधिक है, इसका मतलब 100%।
प्रभाज अच्छा। याद है ना, मोल भिन्न, मोल भिन्न एक का मान अच्छा। एक इसका मतलब मैक्सिमम मान मोल प्रभाज का कितना होता है, 1 एक होता है। अर्थात अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है, राइट। इसका क्या मतलब है, अर्थात प्रभाज का मतलब जानते हो ना, किससे तुलना करते हैं, एक से। सभी अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है। राइट, यानी ऐसे बोल सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकता हूँ 100% अभिकारक उत्पाद निर्माण में सक्षम है, राइट। 100% अभिकारक क्या बना लेंगे, उत्पाद। मूल प्रभाज एक का मतलब सबसे ज्यादा, हाँ जी। ऐसा। Yes, sir. आ गया क्या, बोलो सबको अच्छी तरह से, हाँ जी। जैसे Yes. क्लियर है वाली बात। ऐसा। हाँ जी बोलो। हाँ सर। यस सर। ये क्वेश्चन करा दे किससे रिलेटेड, के पैकेज नहीं होगा ये वाला कुछ। या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी नहीं देखो। ऐसा क्वेश्चन था, कब के का मान ए के बराबर नहीं होगा, ऐसा था क्या क्वेश्चन कोई आपके पास। किस कंडीशन में के का मान ए के बराबर नहीं होगा। शायद नहीं पता होगा तो। इसमें नहीं है क्या आपके, चलो मैं इसमें देखता हूँ। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम्हें, हाँ जी। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको।
सर। यस सर। ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। अब देखो आप ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में k बराबर a नहीं होगा? ये क्वेश्चन। किस परिस्थिति में k बराबर a नहीं होगा? बताओ। तो 100% अभिकारक क्रिया करनी। सर फोर्थ आ जाएगा फोर्थ। सर फोर्थ। कैसे? तो आप अगर निम्न होगा सर तो ई अपॉन आर टी का मान एक से ज्यादा हो जाएगा, मतलब। हाँ, वेरी गुड। अब देखो ना बेटा, आपको पता है k बराबर क्या है? एक्सपोनेंशियली माइनस ई अपॉन आर टी, यही है ना? अभी बताओ 100% अभिकारक क्रिया कर ले, का वन हो मतलब वही जाएगा। है जो अभी अपन ने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियली माइनस तो ई 1 हो अपॉन आर टी जाएगा। बराबर क्या है? आर 1। वन। 1 हो जाएगा। इसका मतलब k किसके बराबर होगा? 1। ठीक है। दूसरा, अनंत ताप पर t बराबर अनंत है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी क्या होगा? 1 होगा। जीरो। क्यों? इसका मान एक्सपोनेंशियल 0 हो गया और इसका मान 1 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। और ये क्या बोल रहा है और नीचे? इसका ये ना सर, ये भी यही बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल ये अपॉन आर टी बराबर 1 हो, 1 के बराबर ये होगा। अब यहाँ ताप क्या बोल रहा है? कम। और कम ठीक है ताप सर। पर एक्सपोनेंशियल ये अपॉन आर टी का मान 1 से क्या आएगा? ज्यादा होगा। कम होगा। कम ही होगा सर, मैक्सिमम तो 1 ही होता है। है ना? कैसे? तो ज्यादा तो नहीं के सकता। ए के बराबर नहीं होगा। कुछ भी होगा ऐसे बोल दो, नॉट इज इक्वल्स टू 1। Yes, बोलो आगे तो नहीं है? ये आ गया क्वेश्चन सब? हाँ जी। जी सर। yes sir। नहीं आया? आ गया सर। यस सर। आ गया। गुड। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट उत्प्रेरक का प्रभाव। अभी तक कौन सा प्रभाव पढ़ा था आपने? ताप का। अब क्या बताने वाला हूं मैं? ऐसे प्रेरक प्रेरक। का प्रभाव। अच्छा, एक और चीज तो मैं बताता हूँ। ये मैंने, देखो, ये कौन सी अभिक्रिया है? देख के पता लग रहा है ऊष्माक्षेपी या शोषी? यस सर। ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी क्योंकि उत्पाद की की ऊर्जा प्रोडक्ट की कमी, रिएक्टेंट आदि कम है कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा। अच्छा, स्टेप स्लो है इसमें। फर्स्ट। द फर्स्ट स्टेप। बस आर मतलब का क्वेश्चन है आयनिक ऐसा इंजन। आपके पैकेज में। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 44 मिल गया। तो सेक्शन ए में तो 44 तो है ही नहीं। हाँ सर। तो निकाल दिया मैंने। सर एक आपकी आवाज मिनट, कम आ रही है। मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? अब ठीक है। अब ठीक है? एक मिनट, मैं खुद निकाल रहा हूँ। अब वो देखो 18वां वाला क्वेश्चन देखो, 172 पेज, वो 18 एक्सरसाइज का। कौन सा आंसर होगा?
फर्स्ट हो जाएगा। पर फर्स्ट स्लो होगा ना सर, सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है तो। देखो इसमें ये पूछा था, क्या पूछा था, हाँ फर्स्ट वाला स्लो है, दो स्टेप की रिएक्शन है ना। यस सर। इसमें पता है क्या पूछा, कोई दो वाली अभिक्रिया है, उसमें पहला स्लो है सेकंड फास्ट है और ऊष्मा छेपी है, कौन सा ग्राफ सही होगा। ये मैं इसमें क्वेश्चन बनाता हूँ है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ग्राफ दिया गया ग्राफ, सही तो उसमें सोशी होगा ना फिर 18 क्वेश्चन में। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो अलग है ना, यस सर। इसमें तो ये पूछ ही नहीं रहा। नहीं सर वैसे। पहला ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसका प्रथम पद धीमा तथा द्वितीय पद तीव्र होगा। हाँ सर यही होगा। सही है सर। सही होगा। फर्स्ट। चार स्टेप, चार वो बन जाएंगे ऑप्शन। ये वाला समझ आया किसका। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है तो धीमा हो जाएगा। जैसे चार स्टेप बन जाएंगे, एक ऊष्मा छेपी जिसका पहला पद फास्ट दूसरा स्लो है, दूसरा ऊष्मा शोषी करके दो दे देगा ऑप्शन, राइट। यस सर। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। यस सर। जैसे आर, ये आई हो गया, तो आई आर से आई वाला बन रहा है, ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप। यस नो फर्स्ट स्टेप। तो आर से बन रहा है आई और वो है स्लो। दूसरे स्टेप सेकंड कैसा, I2 आई से पी बन रहा है, वो है फास्ट। 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 कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी। छेपी एक्सोथर्मिक। यस। बोलो आया क्या सबको ये सब। अच्छा अब इधर Yes, sir. देखो, एक और चीज मैं बताने वाला हूँ। ये मैंने अभी एक अभिक्रिया बताई थी आपको, है ना। अब मैं यहाँ दो ले लेता हूँ, एक ऊष्मा छेपी और एक ऊष्मा शोषी। किसकी ऊष्मा छेपी के लिए कौन सी सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, अग्र अभिक्रिया की या पश्च अभिक्रिया की। फर्स्ट सर। वापस बोलना सर एक बार। अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा हो गई EF, राइट। और पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा क्या हो गई, ये बी, हाँ ये तो ई। बी। इतना सर क्लियर है। फर्स्ट हो जाए। पश्च वाली सक्रिय ऊर्जा कम ज्यादा है। है अग्र से, हो जाए। और अगर ऊष्मा शोषी में देखो तो उल्टा नजर आ रहा है क्या आपको ये वाला। यस सर। हाँ जी बोलो, मेरी बात समझ आई क्या आपको। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा H EAF और EAB में क्या रिलेशन होगा ऊष्मा छेपी के लिए। डेल्टा H EAF और EAB में क्या संबंध होगा। EAB बराबर EAF प्लस डेल्टा H। हाँ सर। हाँ EAB बराबर EAF प्लस एच
डेल्टा एच डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? ए बी माइनस ए एफ क्या? ए माइनस ई ए एफ बी माइनस ए एफ ये बी माइनस ई एफ। तो फिर क्या आ रहा है डेल्टा एच, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। हाँ? एपी सॉरी। फिर गलत हो गया आंसर। यस सर, नेगेटिव आना चाहिए। एपी के लिए डेल्टा एच क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो क्या संबंध होगा बताओ? ई एफ माइनस ई माइनस ए बी बराबर डेल्टा एच, राइट? यस सर। क्लियर कि नहीं है बताओ? यस सर। ऊष्मा शोषी में आओ, क्या होगा रिलेशन? ए एफ प्लस एच। हाँ, ए एफ माइनस ए बी सेम आएगा रिलेशन। सेम। हाँ क्लियर? अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा माइनस फर्स्ट अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, ये क्या होगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच और डेल्टा एच ऊष्मा क्षेपी के लिए माइनस आएगा, ऊष्मा शोषी के लिए यही पॉजिटिव। बोलो, आगे नहीं आया समझ? यस सर। अग्र और पश्च की सक्रिय ऊर्जा दे रखी है तो डेल्टा एच निकाल सकते हो आप। यस सर। फॉर्मूला क्या बनेगा हमेशा? ये एफ माइनस ये पी। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चाहे ऊष्मा क्षेपी हो चाहे ऊष्मा शोषी। ये एफ ज्यादा है तो पॉजिटिव, ये बी ज्यादा है तो नेगेटिव, राइट? हाँ जी। आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर। Good. यही मुझे बता रहा। अच्छा, एक पैकेज का क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन बी का। कौन सी वाली सेक्शन का सर? सेक्शन बी का। बी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 19। दिख गया कि नहीं दिखा बताओ? देख लिया आपने? हाँ जी, बताइए। ये आ गया कि सेक्शन बी का? नहीं आया? ये बोलो क्या पूछ रहा है ये? अब ये बोलो, इधर देखो क्या बोल रहा है मोमेंट वो? पर रेट कांस्टेंट के क्या बराबर बोला है इसने? एक्स। ये बराबर क्या बोला है? 10 और ये बराबर ही
A बराबर 2x ए बराबर 2x हो जाएगा। 2x अब ये बोला है उसने वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है टी इनफाइनाइट। आपको पता है टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर ए अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी, ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो के किसके बराबर होगा? के 2x ए का मान क्या है? 2x। आंसर बोलो आ गया कि नहीं आया? आगे नहीं आया तो आपका क्या बोला है अनंत? 1/अनंत क्या होता है? 0। 0 और 1/अनंत 0 होगा तो ये अपॉन आर टी का वैल्यू भी 0 ही होगा। और एक्सपोनेंशियल की पावर -0 का लॉग क्या होता है? 1 होता है। एक्सपोनेंशियल -0 का मान किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो -1 ही, वो 1 ही होता है उसका मान। नहीं आया? हाँ सर आ गया ना। सबको ये ग्राफ तो आपको बता ही दिया। ये क्वेश्चन आ गया था आपको समझ में? ठीक है, अब मैं आता हूँ प्रेरक का प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे अपन? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं क्या? ये बढ़ाते हैं सर। बढ़ाते हैं हमेशा। यहाँ देखिए सामने अवस्था में दिखाया हुआ है। उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। इससे अधिक अभिकारक किस में बदल जाते हैं? अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये अपन साम्य अवस्था में पढ़ चुके हैं क्या? ये अभिक्रिया देखो आप, उत्प्रेरक की उपस्थिति डेल्टा एच के मान को चेंज करती है या नहीं करती? नहीं करती सर। डेल्टा एच है ना, तो डेल्टा एच का मान में कोई चेंज नहीं आता उत्प्रेरक की वजह से। बट सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देती है? कम। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा? ऊर्जा की बाधा कम हो जाएगी और अधिक से अधिक अभिकारक किसमें बदलेंगे? उत्पाद में। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति डेल्टा एच के मान को प्रभावित नहीं करती। ये अपन ने किस में लिखा हुआ था? साम्य अवस्था में। स्टेट ऑफ मैटर में। यस, नहीं साम्य अवस्था में। इक्विलिब्रियम उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया की एंथैल्पी, तो क्या बोलते हैं? के मान को परिवर्तित नहीं करती। हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट है सनलाइट की प्रेजेंस, प्रकाश की उपस्थिति। देखो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती, जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है क्या? राइट। CO2 वाटर के साथ क्या बनाते हैं?
ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका फॉर्मेशन ग्लूकोज। सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, तो सनलाइट की यस सर। उपस्थिति में ही संपन्न होती है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में जिनका वेग बढ़ जाता है, जैसे HCl का प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करेंगे ना, तो HCl के निर्माण की दर बढ़ जाती है। HCl के निर्माण की दर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। HCl का, एक मिनट, HCl का प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो देखो फिर एक, अब HCl का निर्माण किस अभिक्रिया में? सनलाइट नहीं ले तो ये कैसी होगी? स्लो। और सनलाइट में यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? फास्ट। फास्ट। कुछ प्रॉब्लम, चलो अभी फिर हाँ, अभिक्रिया वेग समीकरण और अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने सामने, दिख रही है आपको, जहाँ N1 मोल्स ऑफ A ये रिएक्ट कर रहे हैं N2 मोल्स किसके साथ? B के साथ। और N3 मोल C के बन रहे हैं और N4 मोल किसके बन रहे हैं? D के। ये है एक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग नियम क्या कहता है? आपने वो पढ़ा साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था नियम, कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यही होता है ना? इसने भी ये क्या किया, इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिकारक कौन कौन होगा इसमें? A और B। A की सांद्रता और B की सांद्रता, उनकी गुणनफल के क्या है? समानुपाती। और मैंने A का घातांक क्या लगा रखा है? अल्फा। और B का घातांक बीटा। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि अल्फा की जगह N1 आना चाहिए और बीटा की जगह N2, राइट? बिल्कुल। ये मान मैक्सिमम रिएक्शन में वही होते हैं जो अभिक्रिया में रस समीकरणितीय गुणांक होते हैं। जैसे A का रस समीकरणितीय गुणांक है वो N1 है तो N1 हो जाता है, B का रस समीकरणितीय गुणांक N2 है तो बीटा की जगह N2, राइट? लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं अभिक्रियाओं में होता है जो एक पद की होती है। कितने पद की होती है? एक पद की अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं सरल अभिक्रिया। जो एक से ज्यादा पद की होती है ना, उन्हें बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इनको? जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग लिखा जाता है सबसे धीमी गति के पद से, यानी कौन से? जिसको बोलते हैं दर निर्धारक पद, जिससे अभिक्रिया का वेग डिसाइड करता है। तो अगर ये अभिक्रिया मैंने बोल देता ना पहले ही कि हाँ ये एक पद की है, तब तो अल्फा की जगह में क्या रख सकता था? N1 और बीटा की जगह N2। लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है तो ये वैल्यू अल्फा और बीटा है। और ये मान केवल और केवल क्या है? प्रायोगिक मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये? एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक मान। अब यहाँ अल्फा और बीटा का योग, जिसको मैंने बोला है n, और ये क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि को अगर मैं डिफाइन करूं, परिभाषित करूं, तो क्या हो जाएगी इसकी कोटि की परिभाषा?
अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है अभिक्रिया वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। वापस बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अभिक्रिया देख के कोटि नहीं डिसाइड करते। अभिक्रिया की कोटि क्या की परिभाषा क्या है? वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग कहलाता है कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये वाली। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये काम नहीं कर रहा, प्रॉपर रुक नहीं रहा। चलो मैं इसको रहने देता हूँ। हाँ, यह एक प्रायोगिक मान। जटिल अभिक्रिया के लिए कोटि किससे निर्धारित करता है अपन? हर निर्धारक पद से। किससे निर्धारित करते हैं बेटा? दर निर्धारक। कौन सा पद होता है ये? सबसे धीमी गति का पद, जो सबसे स्लो स्टेप होता है। और जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान, हाँ एक और चीज, पूर्णांक में भी हो सकता है और भिन्न में भी। भिन्न में भी। शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक। ठीक है, देखो कैसे देखते हैं। एक अभिक्रिया लिखिए सामने, किसका निर्माण की अभिक्रिया है? HCl निर्माण। और इस अभिक्रिया में HCl के निर्माण की दर H2 या Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इस अभिक्रिया में HCl के निर्माण की दर किस पर डिपेंड करेगी? सनलाइट। लाइट ज्यादा होगा तो HCl ज्यादा बनेगा, सनलाइट कम होगा HCl कम होगा। तो इस अभिक्रिया का वेग H2 और Cl2 की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता। तो इनके सापेक्ष कोटि क्या हो गई? शून्य। जीरो। कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई ये? शून्य कोटि। जीरो। शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये वाला बात समझ में आया क्या आपको? यस सर। अब आता हूँ यहाँ HI। देखो HI का उत्प्रेरक किस कौन ले लिया मैंने? गोल्ड। तो गोल्ड की सतह पर HI का अपघटन, गोल्ड की सतह पर HI का अपघटन। इस अभिक्रिया की कोटि भी क्या नजर आ रही है आपको? शून्य। यानी गोल्ड का अपघटन की दर, ये गोल्ड के HI के अपघटन की दर HI की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करेगी? उत्प्रेरक की सतह पर। उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया को संपादित करने के लिए अपनी सतह प्रदान करते, सरफेस। अगर सतह जितना ज्यादा होगी उत्प्रेरक का, ज्यादा से ज्यादा अभिकारक किस में बदलेंगे? उत्पाद में। तो HI क्या करता है? अपनी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी? गोल्ड करता है सर। हाँ, तो गोल्ड क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक सतह का क्षेत्रफल सतह प्रदान करा देती है। यस। अब देखो नीचे एक और अभिक्रिया है HI का तापीय अपघटन। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? दो। इससे ऊपर वाली अभिक्रिया की कोटि मैंने शून्य बोली। क्या फर्क पड़ रहा है इन दोनों? क्या अंतर नजर आ रहा है? निर्भर कर रहा है कोटि वाला, और अगर मैं वो पूछूं HI की HI सांद्रता का निर्भर नहीं अपघटन कर रहा। कर रहे हैं, तापीय अपघटन कौन से कोटि की अभिक्रिया? तो आंसर दोगे आप? द्वितीय। मैंने बोला HI का अपघटन उत्प्रेरक की सतह पर। शून्य कोटि। कोटि की अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया की कोटि देख के बता सकते हो क्या? नहीं। नहीं अगर सर। आपको वेग नियम पता हो तभी बताओगे। हाँ सर। और वेग नियम में सांद्रताओं का घातांक जो है वो कैसा मान है? प्रायोगिक, प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट? उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑलवेज जीरो होगा क्या? हाँ, कुछ अभिक्रियाओं के लिए फर्स्ट भी होता है, मैक्सिमम जीरो ऑर्डर की होती है,
जैसे प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, देखो कौन सी कोटि की बोला मैंने? शून्य कोटि। जीरो शून्य कोटि। हाँ, अब देखो ये कौन सी अभिक्रिया है? जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या है? वेग एक निर्धारक से अधिक पदों में साइड संपन्न होती है। एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। अभिक्रिया। अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। उसका पहला, अब इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, देख के आप मैकेनिज्म भी नहीं लिख सकते। मैकेनिज्म सिर्फ प्रायोगिक है। कितने पद की हो गई ये दो अभिक्रिया? दो पद। अब इन दोनों का योग करो जरा, मेन अभिक्रिया आ गई क्या? यस सर। यस सर। नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो गया ना, O3 यस दो सर। हो गए अभिकारक साइड, और O2 कितने हो गए उत्पाद साइड? 3 हो गए। तीन। तो दर निर्धारक पद कौन सा है? यस सर। इतना देख के बता सकते हो? सेकंड वाला। और द सेकंड। सेकंड। अब सेकंड से Second अभिक्रिया होगा। वेग नियम बताओगे क्या होगा? हाँ बोलो। दो, मतलब O3 की पावर 1 और O3 की पावर 1 और O की पावर 1। क्लियर? कोटि की अभिक्रिया। अरे सर सुनो एक तो बार ये सही। वापस बता दो, स्लो कैसे हुई? क्या? ये स्लो कैसे हुआ फर्स्ट सेकंड? यहाँ तक आपको दिया होगा, अब पूछेगा दर निर्धारक पद, अच्छा। है ना? लिखा सर। होगा स्लो, अदरवाइज नहीं बता सकते आप। ठीक है? यस सर। स्लो आप देख के नहीं बता सकते कौन सा स्लो है कभी भी। दिया होगा। अगर देख के बता देते तो मैं बोल देता ना अभिक्रिया की कोटि तो सैद्धांतिक मान हो गए। हाँ सर। अब मैंने क्या बोला, इसको तृतीय कोटि की मत बोल देना। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के वेग नियम में O3 की पावर 1 ले लिया, O की पावर कितना? 1 1। प्लस 1। दो कोटि की हो गई। द्वितीय कोटि की मत बता देना। क्यों मत बता देना? क्योंकि अभिक्रिया वेग नियम में जो लिखते हो ना आप अभिकारक, उस मेन अभिक्रिया के पार्ट होने चाहिए, मुख्य अभिक्रिया के भाग होने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? वापस सुनो, अभिक्रिया के वेग नियम में जो भी आप लिखोगे वो मुख्य अभिक्रिया के भाग होने चाहिए। मुख्य अभिक्रिया में O3 है क्या? बिल्कुल है। मेन रिएक्शन में O2 है क्या? है। नवजात ऑक्सीजन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। आप उसको नहीं है किसी सर। और पद में चेंज करोगे, किसी और पद में क्या करोगे? चेंज कर। चेंज। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना इधर। दर निर्धारक पद से स्लोएच स्टेप से कोटि दिख गई अभी क्या? क्लियर सबको यहाँ तक? यहाँ तक आगे के सबको बताओ। यस सर। अब ये बताओ मेरे को। हाँ, अभिक्रिया का वेग नियम। अब नवजात ऑक्सीजन को किसी और पद में कैसे लिखोगे? तो देखो इधर, O का मान पहले स्टेप से लो। पहला स्टेप किस में है? साम्यावस्था में। यस सर। पहले अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा बताओ? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक। उत्पाद कौन है? O2 और ओ सॉरी, और O, और अभिकारक कौन है? O3। O3। है ना? तो O की सांद्रता O2 की सांद्रता बटे O3 की सांद्रता बराबर साम्यावस्था स्थिरांक। तो यहाँ से नवजात ऑक्सीजन की सांद्रता क्या आएगी? 1। जो ये आएगी, देखो ये वाला। यस सर। नहीं आया? हाँ सर आ गया। इसको रख यस दूं सर। किसमें? इसको किसमें रख दूं मैं? इस मान। अभी क्या भी हाँ, वेग नियम।
तो जैसे ही रखा आपने, आपको पता है वो के भी 3 नियतांक, ये भी नियतांक, इन दोनों का उत्पाद भी क्या होगा? नियतांक। कांस्टेंट। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2 2। O2 की घातांक -1 -1। अभिक्रिया की कोटि किसी एक अवयव के सापेक्ष ऋणात्मक भी हो सकती है क्या? हाँ सर यस सर O3 के सापेक्ष क्या हो रही है कोटि? 2। और O2 के सापेक्ष क्या हो रही है? -1 कुल कोटि क्या हो रही है? 1 1। बोलो आया क्या आपको? यस सर क्लियर? तो अगर अभिक्रिया, देखो इसकी बताओ, इसका वेग नियम बताओ, कोटि बताओ, वेग नियम और कोटि। NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। अरे कौन सी अभिक्रिया है ये? हाँ सर, NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। अच्छा, फटाफट बता दिए तुमने देख के? पक्का? NO2 और F2 दोनों है ना इसमें? हाँ सर। बिल्कुल। तो सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी? 2। द्वितीय कोटि। चलो एक अभिक्रिया करो, ये क्वेश्चन करो, कोटि बताओ। दिख रहा है सामने क्वेश्चन? एक ही सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग कितना गुना बढ़ जाता है? 27 गुना। बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी? 3 होगी, 3 की पावर 3। हाँ ए की सर। पावर 3। 3। अब 3। 3 कर दो, हो गया 27 गुना। यस सर 3 देखना जरा, आर तो ये हो गया के ए की पावर एक्स, R2 कितना हुआ? के 3a की पावर x, और 3a की पावर x को आगे ले आओ, 3 की पावर x को, और ये कितना बोल रहा है 3 की पावर x? 27। x क्या रखूं मैं 3 का? 27 आ 3 जाए। क्या है क्या आपका? यस हाँ सर सर। ऐसा एक और दे दूं मैं आपको, बताओ। तो सॉल्व करोगे आप? सिर्फ 4 आएगा क्या? हैं? 4 क्या कह रहे हो? 3 तुक्का मत लगाओ, 4 सर 4 बताओ। 4 सर 4 आया? शायद 3। अच्छा सुनो, दोनों
सर बी की सांद्रता दुगनी करी तो वेग कितना हुआ? 2 गुना। बी के सापेक्ष कोटि 1 हो गई क्या? यस सर। बोलो आएगा। अरे सांद्रता दुगनी करता वेग 4 गुना होता तो कोटि 2 होती। तो बी के सापेक्ष कोटि 1 आई। यस सर। ओके, ए के सापेक्ष कोटि कितनी? 2, क्योंकि वेग 8 गुना बोल रहा है वो, दोनों की दुगनी कर। अरे देखो 3 अभिक्रिया बना ले अपन। देखो ये बताओ, पहली बात तो को ये मान ली अभिक्रिया वेग समीकरण, ये दूसरा क्लियर है? हाँ जी यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बोल रहा है R2 कितना बोल रहा है? 8 गुना। दोनों की सांद्रता कितनी करी मैंने? 2 गुना, तो 2 की पावर x और प्लस y, इसका मान 8 आ रहा है ना। अब तीसरी बार क्या कह रहा है, सिर्फ b की दुगनी करने पर वेग 2 गुना हो रहा है, यानी b की पावर y बोला है, तो 2 की पावर y बराबर कितना आ रहा है? 2, तो y का मान 1 आया, और x प्लस y बराबर 3 है, y रखना इसमें 2 फुल कोटि 3, राइट? बोलो आया क्या? यस सर। 1 का 2 नहीं आया? हाँ जी बोलो, ये आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सबको यहाँ तक कि नहीं आया? हाँ जी बोलिए। किस तरह आ गया? और क्वेश्चन कर सकते हो ऐसा आप? आपके पास पैकेज है? सेक्शन वी का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोल रहा है? R इक्वल्स टू के ए का घातांक n और b का घातांक क्या? m, राइट? इतना ही दिया है। अब क्या बोल रहा है बताओ ये? ए की सांद्रता को दुगनी कर दिया। हाँ, तो क्या कर दूं मैं? 2a पावर n के और b की बी का वॉल्यूम हाफ कर दिया सर। वॉल्यूम हाफ करने का मतलब सांद्रता को डबल करना। सांद्रता को डबल, क्योंकि सांद्रता होता है मोल बटे आयतन। लीटर आयतन। यस सर। तो सांद्रता आधी कर दी तो C डैश क्या आ जाएगा? 2 से। बोलो आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? अब बताओ, तो B की भी डबल हो गई और पावर है 2b की पावर m। तो R बराबर 2 n की n प्लस m कर दूं मैं, n प्लस m और k यस सर। a की पावर n b की पावर n, और इस पूरे m। को मैं R, इस पूरे को R1 बोल दूं मैं, जो शुरू में बोला है, यस सर। या R के बराबर, तो R2 बराबर 2 की पावर n प्लस m यार और R प्लस r। हाँ सर। 1/2 m प्लस आ गया सबको 2 समझ n। में? हाँ जी क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 7 यस करो, सर। सेक्शन ए का। इसका एक हिंट देना पड़ेगा मुझे। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक आधिक्य में हो
अधिक में यानी बहुत ज्यादा अधिकतम है, तो उसके सापेक्ष कोटि को क्या मान लेते हैं? नगण्य। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक आधिक्य में दिया है, किसमें दिया है? अधिक में उपस्थित है, उसके सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। यह अभिक्रिया वेग उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हैं। समय के 1.5 साथ हो जाएगी सर। उसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है? नगण्य होता है। बेटा म्यूट करो, क्या नाम है तेरा? हाँ, उसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है? नगण्य होता है। अतः उसके सापेक्ष कोटि नगण्य होता है। अतः अभिक्रिया वेग उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया वेग उस अभिकर्मक की सांद्रता पर, आगे पढ़ोगे आप किसमें? छदम कोटि में। निर्भर नहीं करते। तुम्हारा एफटी कब है? 12। क्या आ रहा है? कहाँ तक आ रहा है? कहाँ तक? हाँ हाँ जी, स्टेट तक है। क्या? कहाँ तक? केमिकल काइनेटिक्स। सरफेस थोड़ी आ रहा है। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो याद है आपने छदम कोटि अभिक्रिया पढ़ी है क्या? हाँ सर, एक्सेस में यस होता है कोई। सर। हाँ, तो वो यही तो बात है, छदम कोटि तो है ही है। देखो आप समझो मेरी बात, शुरू में क्या दिया है इसका? 2 मोल, और इसका कितना दिया है? 100। अमूल तो बताओ, यस सर। मान लीजिए ये t बराबर 0 पर, अगर t समय पर मान लीजिए इस 2 में से 1 मोल कम हो गया, यानी 1 मोल 2 का क्रिया कर लिया, तो b का कितना करेगा क्रिया? रस समीकरण मितीय देखो बेटा। 50। अच्छा, बोले सर। इसके 2 मोल, इसके कितने मोल से करेंगे क्रिया? 1 मोल। फिर 50 क्यों बोल देते हैं? नहीं, अरे इसका अगर 1 मोल क्रिया करेगा उसी समय में b के कितने से करेगा ये? एक 1 मोल। नहीं सर, आधा हो जाएगा अगर इसका एक है आधा तो। हो जाएगा। फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे इतनी देर से? अच्छा, आधा ही तो बोल रहे। इसके तुम क्या देख रहे हो? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? रस समीकरण मितीय, a का 2 मोल b के कितने मोल से क्रिया करने वाला है? 2 मोल से तो 1 मोल 50 मोल से करेगा 1 ना। मोल से। यस, तो 1 मोल 0.5 मोल से करेगा कि नहीं करेगा? 50 कहाँ से आ गए? हाँ, 0.5। रस हाँ सर, समीकरण मितीय देखो ना। 0.5। हाँ सर, नहीं आया? 0.5 आ गया सर। यस। ठीक है। अरे इससे कंफ्यूज मत हो, इसके 2 मोल क्रिया करते हैं 1 से, तो 1 1 मोल मोल कितने से से करेगा?
0.5 मोल से 0.5 से 0.5 वो तो आपने दिए भैया, आप दो तो दे तो कितने भी सकते हो, इसके 2, इसके 100, अब 2 से कितने रह गए इसके, तो इसके 100 में से कितना माइनस करूं? 0.5 अब बताओ इसकी 99.5 सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ है? क्या बोल सकता हूँ मैं? नगण्य बोल सकता हूँ, नगण्य। हाँ सर। बट एक ही सांद्रता में तो नगण्य नहीं है ना, नहीं सर। नहीं। इसलिए v की सांद्रता को क्या मान दूं मैं? समय के साथ कांस्टेंट मान लेता हूं। तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा? v पर नहीं करेगा, किस पे करेगा सर? ए पर ए पे ए पर अब बताओ अभिक्रिया की कोटि। 1.5 हो जाएगी सर। 1.5। अच्छा क्वेश्चन है ना ये? Yes, नहीं sir. आया? हाँ सर। रेट इज इक्वल्स टू k, a की पावर 1.5 और b की पावर कितना? 0.5 तो b किस में है? ये क्या है b की सांद्रता? एक्सेस में समय के साथ स्टेट लगभग कांस्टेंट मान सकते नियत, हैं। नियत, राइट। तो यानी मैं रेट इज इक्वल्स टू क्या बोल दूं? k डैश ये एक ही पावर a की पावर 1.5, k डैश क्या है यहाँ? के इंटू बी। k इंटू b की सांद्रता का पावर 0.5, राइट। यस सर। ऑर्डर कितना हुआ? 1.5। बोलो आया क्या? 1.5। हाँ जी, यस सर। क्लियर है सब? हाँ जी। यस सर। अब बताओ कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो? चलो आगे करते हैं फिर अब। कुछ क्वेश्चन कराए थे पर मुझे खुद करने चाहिए पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये देखो, आप पैकेज ओपन कर लिए सब ने? ये बताओ मेरे को। यस सर। यस सर। सेक्शन बी का 6 देखो आप, सेक्शन बी का 6, पहले तो 6 से पहले 5 देखो। मैं टिक करवा दूं क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो सेक्शन ए में तो 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15। 12 तो बोला ही नहीं था। क्या क्या बोला नहीं था? करवा और दो। भी बोला बोला था। 12 पहले बोला। क्या कह रहे हो? तो 12 12 से भी नहीं पहले बोला था बोला पहले। सर आप जी नहीं सर, ऐसे ही बोल रहे तो। तो अभी भी मत बोलो 12, रहने दो। करवा तो दिया सर। लेकिन नहीं सर। प्रभावी टक्कर का अभी रहने दो, अभी रहने दो। चलो तुम्हें नहीं आया तो ठीक है, देख लेना। सेक्शन बी पे आ गए क्या? हाँ सर। जल्दी जल्दी टिक करोगे? ओके सर। 1, यस सर, आपकी इच्छा सर। 1, 2, 3, 5, 6, 11, वो 10। कई कर चुके हो आप, पता नहीं है आपको? 12, यस सर। 13, 14,
वो 16 15 रन 16 18 19 23 25 29 आगे करें। यस सर। ओके कहाँ तक हो गया 30 तक 30 होगा। तक होगा। 30 तक 13 के बाद 33 सेक्शन सी करोगे ऐसे ही टिक लगा के बैठ नीचे करेंगे ना। करेंगे सर। क्लास के बाद करोगे ना तुमको है ना ये 1 घंटे भी लगेंगे नहीं पूरे अभी करोगे तो बाद में करोगे तो हो सकता है 3 घंटे लग जाए है ना तो सही बात है सर। हाँ ताजा पड़ा हुआ है ना अभी एकदम दिमाग में अब ये देखो 6 सेक्शन सी में 6 कर लिया आपने टिक यस सर। ठीक है 12 13 14 17 19 20 21 22 23 26 29 30 31 33 34 36 नहीं मत करो 36 37 39 40 40 के बाद 45 47 49 52 53 55 55 के बाद 66 67 70 सेक्शन डी सेक्शन डी में आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 8 क्या सर? हाँ जी 8 10 11 14 15 14 और 15 है ना 16 17 18 23 22 20 21
24, 26, 24 तो 7, अर्धायु 24 तो अर्धायु काल पर ऐसे है। रहने दो। हाँ जी, तो मैंने क्या बोल रहा था, 22 से 26 लेके के बाद 26 21 थोड़ी बोला है, बोला सर। बोला। हटा दो। 22, 23, 26, 27, 31, ट्राई करना 31। रमेश चंद्र रुक जा, बोल रहा हूँ मैं, क्यों अनम्यूट कर रहा बार बार। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, 36, ठीक है। उसके बाद 44, 45, 45 रहने दो, आगे नहीं होगा। 47, बस बहुत है आगे के, रहने दो, है ना। ये लास्ट में आ जाओ एक बार, 58, 59 और 60, ये तीनों भी करना, ठीक है। ओके, अब ओके सर। कुछ क्वेश्चन अभी बताऊं मैं। बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। बता दो सर। 6 बता रहा था ना मैं आपको, करो आप, आपको ही करने हैं, मैं नहीं सर बता। आपकी आवाज कम आ रही है सर। क्या आवाज कम आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब आ रही है ठीक। हाँ ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, मिल गया सेक्शन ठीक है, जो अभी अभी हम देख रहे थे, जो तुम कर रहे थे। मिल गया 6 वाला। अब ये बताओ मेरे को, देख लिया क्या आपने क्वेश्चन नंबर 6? देखो यही दिया है ना, ये 3 इक्वेशन बनाई तुमने 6 से, ये तीनों इक्वेशन बन गई, आएगा सर। है ना। अभी अब ये बोल रहा है कि ए की सांद्रता कितनी बोल रखा है, एक से ठीक है। ज्यादा। क्या ज्यादा है क्या? हाँ, हाँ तो R3 सबसे ज्यादा होगा। आरती सबसे ज्यादा। अच्छा, ए की सांद्रता अगर ए होती 1 होती तो, 1 होती तो, तीनों बराबर बराबर। एक से कम होती तो एक से कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो R1 जाता। सबसे R1 सबसे ज्यादा। आ गया होगा समझ में सबको। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन में तो यही पहली कंडीशन दिया है मैंने, 2 और यहाँ बनाई है। आ गया आपको ये वाला। चलो ये ऐसे करना वापस, मैं क्यों बताऊं, तुम खुद ही करना ना इसको अच्छे से, ठीक है। सर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक हेडिंग दिखाई दे रही है आपको, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का वेग नियम। कैसी अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय? जो दोनों दिशाओं में चलती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों दिशाओं में चलती है, इसमें वेग नियम। देखो वेग नियम में कैसे लिखने वाला, ये अभिक्रिया का वेग हो गया ए के सापेक्ष, बताओ यस सर। कैसे माना ए के सापेक्ष, याद है ना। जो घात, जो Yes, रस sir. समीकरण में Yes, थी sir. वो 1 में आ गया और माइनस क्यों 1 लगाया, upon क्योंकि ए के सापेक्ष है ये विकार अभिकारक। विकार विकारक की अब अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन है, ए। ए। ए
अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या बोल दिया मैंने, K1। पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 K2। तो K1 A की सांद्रता का घातांक N1। अब पश्च अभिक्रिया अगर अभिक्रिया वो क्या कर रही है, माइनस कम कर रही है ना, तो पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन हुआ, B। और B की सांद्रता का घातांक क्या आ जाएगा, N2 N2 वेग नियतांक। इसको मैंने माइनस क्यों किया ये बताओ। फर्स्ट अभिक्रिया पश्च अभिक्रियाएं जो अग्र अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिख रहे हैं ना, उसमें से पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। चलो इसके लिए लिख के बताओ, इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखूंगा, माइनस dN2 बाय D4 बराबर K1 N2O4 का पावर 1 1 माइनस K2 N2 का पावर 2। N2 की पावर 2 राइट। यस सर। यस सर। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा घुमा के एक क्वेश्चन बनाया, आप देखो जरा क्या पूछा है मैंने इसमें। N2 के विलुप्त होने की उसमें वो नहीं लिखते सर अपन। बताओ आपको क्या होगा आंसर। तुक्का मत लगा। पहले एक हिंट दूं मैं सेकंड होगा क्या? हाँ सर दे दो। कि NO2 अभिकारक है उत्पाद है। सर विलुप्त NO2 हो सर रहा है अभिकारक NO2 क्या है, अभिकारक होगा। अभिक्रिया में NO2 क्या है, अभिकारक है सर। अभिकारक NO2 नहीं नहीं सर, अभिकारक। वो तो सर इसमें तो दे रखा है कि उत्पाद है। लेकिन NO2 के निर्माण की दर पूछनी चाहिए ना इसको, यस सर। हाँ सर। पूछ तब क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है। विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर। तो रिवर्स, पहले तो अभिक्रिया को रिवर्स लिख दो आप चाहो तो। यस सर। नहीं आया, आ गया सर। आ गया। अब जैसे रिवर्स लिखा ये आ जाएगी लिखने में, K2 ऊपर हो जाएगा K1 नीचे, राइट। हाँ सर। यस सर। और विलुप्त होने की दर लिखते हैं भैया इसकी, तो माइनस आ गया, -1/2 dNO2/dt। हाँ सर। उसका वेग आ गया। ये मान ही होगा क्या आंसर। हाँ सर K2 है। नहीं सर, ये तो विलुप्त होने अभिक्रिया की दर की दर है। सर आपसे पूछा है dNO2/dt, सर तो उधर चला ये गया, आप मल्टीप्लाई हो गया पूरे से। यस सर। बोलो आया कि नहीं आया। हाँ यस सर। सर। यस। अभिक्रिया को रिवर्स क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर। आप खुद भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप पहले निर्माण की दर निकाल ले तो रिवर्स कर देते, माइनस लगा देते प्लस की जगह, राइट। यस सर। अब आ रहा हूं मैं समानांतर अभिक्रिया के लिए वेग नियम। अभी कौन सी अभिक्रिया थी वो, उत्क्रमणीय। समानांतर अभिक्रिया कौन सी होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती, वो जिसमें एक अभिकारक दो उत्पाद बनाता है, जिसमें एक मेजर होता है और दूसरा माइनर होता है। आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में ढेर सारी रिएक्शन है। यस सर। एक अभिक्रिया बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो प्रोपीन है, उस पे HCl का एडिशन करा दिया, एक मेजर बोल दिया, दूसरा माइनर। मेजर कौन सा बोल दिया मैंने, आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन, और माइनर हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट। 1-क्लोरोप्रोपेन। मैंने फर्स्ट को मेजर इसलिए लिखा है, उसका रीजन तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मार्कोनिकॉफ योग। यस सर। सर यस H वहाँ जो H पहले से ज्यादा, जहाँ पहले से कम। ज्यादा है और जिस पे कम है उसको हाँ। अलग फर्स्ट मेजर हो गया, सेकंड माइनर। तो समानांतर अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक है, दो उत्पाद बनाते हैं, एक मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है, राइट। यस सर। एक और अभिक्रिया है, देखो ये लिखा है मैंने 2-क्लोरो, क्या लिखा है मैंने, 2-क्लोरो ब्यूटेन। अब उसमें
इस Cl के साथ ये H हटाता हूं तो डबल यहाँ आता है, यस सर। इस Cl के साथ ये H हटाता हूं तो डबल यहाँ आता है कि नहीं? अच्छा H के साथ क्या हटाना है आपको? Cl के साथ क्या हटाना है? H। एक बार ये वाला H, एक बार ये वाला H। तो है मेजर कौन सा है? इसमें सेकंड। कमिनो आज बता रहे कौन सा रूल? ब्यूटीन। स्टिच है। HF स्टिच पहला है ब्यूटोनिन, दूसरा ब्यूटोइन, सेकंड मेजर है क्योंकि सेजेफ का नहीं। HF हाँ सर वही। यस, चलो कोई नहीं। अब मैं एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूँ। अब समानांतर अभिक्रिया में एक अभिकारक है और दो उत्पाद है, बी और सी। इसमें बी को क्या बोला मैंने? मेजर, और सी क्या बोल दिया? माइनर माइनर। अब इस अभिक्रिया का वेग नियम देखो कैसे लिखोगे। अभिक्रिया वेग नियम माइनस डी अपॉन आर टी, ये तो आ ही गया होगा आपको। अब यहाँ पे क्या करोगे, दो दो अभिक्रिया चल रही है ना, दोनों का प्लस कर देंगे। K1 एक ही सांद्रता ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए, नीचे वाले के लिए K2। एक ही अरे भाई दोनों अभिक्रिया में अभिकारक तो यही है ना, बी या सी थोड़ी अभिकारक। नहीं सर। इस अभिक्रिया के लिए वेग क्या हो जाएगा? K1 एक की सांद्रता का घातांक वर्ग, उसके लिए K2 एक की सांद्रता का घातांक K2 वर्ग। एक ही दोनों का क्या कर दिया मैंने? योग। K1 K2 एक की सांद्रता को कॉमन मान लिया, क्या हो गया? K1 प्लस K2, राइट। अब इस अभिक्रिया में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्या पूछेगा? बी का प्रतिशत बनने वाला या सी का प्रतिशत बनने वाला। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे बी का? K1 बटे K1 प्लस K2 इंटू 100। सी का प्रतिशत K2 अपॉन, K2 upon K1 plus K2 into 100 प्रभाज पूछा है तो K1 अपॉन K1 प्लस K2, प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई। देखो ये यस सर। हमें एक क्वेश्चन दे दिया है मैंने, बताओ बी और सी का प्रतिशत संघटन। बी और सी का, तो बी के लिए क्या करना है? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। बोलो है। 2.5 अरे परसेंट, दोनों ऐड करना जरा। पावर कॉमन नहीं लेंगे क्या? कटेगी नहीं? 25%। 25% आएगी नहीं आई? 25%। हाँ किसकी क्या मिस्टेक की? नहीं सर, वो इंटू 100 अरे सर 25% आ गया। तरह से ओके, और सी का परसेंट डायरेक्ट निकाल लो 100 में से माइनस करके। यस सर। 75 75 75%। मतलब इतना क्लियर है सबको? हाँ जी। yes, sir. अणु संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल अणु, आयन या परमाणु की संख्या जो एक साथ एक टक्कर में भाग ले रहे हैं, क्या कहलाते हैं वो? अणु संख्या। आपने अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए उनके बीच में क्या होती है? टक्कर। और एक साथ एक अभिक्रिया में अभिकारक के कुल अणु, आयन या परमाणु की संख्या जो टकरा के क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, वही संख्या क्या कहलाती है? अणु संख्या। अनुसंख्या को अभिकारकों के कुल अणु, आयन की संख्या जो एक साथ एक टक्कर में भाग ले रहे हैं, क्या कहलाती है वो? अनुसंख्यता संख्या। अनुसंख्यता। क्लियर है? सरल अभिक्रिया में अणु संख्या किससे निकाल सकते हो? देख के निकाल दो। अभी का सरल अभिक्रिया यानी जो कौन सी अभिक्रिया जो एक पद में होती है। एक अभिकारक के कुल अणु, आयनों की संख्या का योग निकाल लो, वही कोटि, वही अणुसंख्या को, यानी अणुसंख्या देख के बता सकते हैं अपन। किसके लिए?
सरल सरल अभिक्रिया। अभिक्रिया। जटिल के लिए किससे निकालेंगे? निर्धारक पद से। निर्धारक। और अभिक्रिया की अणुसंगता का मान कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं होता है, ना भिन्न में होता है, जबकि कोटि हो सकती है ना। हाँ सर, शून्य और ऋणात्मक। अभिक्रिया की अणुसंगता कैसी होती है? सैद्धांतिक। है ना। अणुसंगता का मान कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 3 से ज्यादा। एक साथ एक टक्कर में मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल पार्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो? 3। अच्छा, ये अपन कोटि से अंतर भी निकाल सकते हैं इनकी सहायता से। यस सर। जैसे पहले अभिक्रिया में, सरल अभिक्रिया में कोटि भी निकाल सकते हैं, जटिल अभिक्रिया में दर निर्धारक पद से। देखो N2 + O2 2NO, अणुसंगता कितनी नजर आ रही है आपको? H2 और Cl2 अणुसंगता कितनी नजर आ रही है? 2। अमोनियम नाइट्राइड अणुसंगता कितनी आ रही है? 1। कौन सी अभिक्रिया है? सारी की सारी सरल अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ें फिर अपन। सर अभी क्या सर जटिल के लिए बता देते हैं, क्या जटिल का भी निकालना बता देते हैं अनुसंधान। कोटि? अनुसंकेता। अरे जटिल अभिक्रिया में तो दर निर्धारक पद है ना, दर निर्धारक पद। जैसे देखो इधर देखो, 3 है। एक मिनट, अभी अपन ने एग्जाम्पल